बात यह है कि वो जो कहता है बाहर मुल्क में जाके जहाँ बेसबॉल खेली जाती है उनको पता ही नहीं है क्रिकेट बैट क्या है, कि जी हज़ारों करोड़ों खावे तो पकड़े ना हफीज शेख को हमारे साथ तो डाले जेल में, बताएं कि किधर है हज़ारों करोड़। राना सनाउल्लाह साहब से मेरी मुलाकात हुई और ये मैं इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि ये उनके अहवाल है। उनको बिल्कुल एक अलहदा बैरक में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। ना उनके पास बेड है, ना उनके पास मैट्रेस है, ना उनके पास चारपाई है, ना उनके पास कुर्सी है, और वो जमीन पर उनको सोने पर मजबूर किया गया है। वो इस ऐवान के एक मेंबर हैं। वो पंजाब में 10 साल लॉ मिनिस्टर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये तो जो दुश्मन के जो होते हैं मुजरम, उनसे भी इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता, चाहे गलभूषण हो या कोई और हो। जिस मुल्क में वजीर आजम जेलर बन जाए, सुप्रीडेंट जेल बन जाए, ऐसी छीन लूंगा, खाना नहीं देने दूंगा, तो ये सुप्रीडेंट जेल से तो सुना था, ये एक जेलर से तो सुना था, एक वार्डन से तो सुना था, मगर दुख होता है कि इस मुल्क का वजीर आजम एक जेलर की हैसियत भी पूरी नहीं रखता। यहाँ जिन लोगों ने इस मुल्क के ऊपर 10 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा चढ़ाया है, उनसे जब जवाब तलब करते हैं वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई होगी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, हम पीछे चले गए हैं। हमारी तबाही का सबसे बड़ा सबब यह है कि 24,000 अरब रुपए का 10 सालों में इस मुल्क को मकरूज किया है और वो जवाब नहीं दे रहे। उनके लिए अगर जेल में है तो एयर कंडीशन लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पिछले कुछ महीनों के अंदर ऑपोजिशन के जो तमाम बड़े लीडरान हैं वो एक करके एक सब जेल में गए और हमने ये देखा है कि पिछले कुछ महीनों में किसी के ऊपर नैब की तलवार लटक रही है तो किसी को जलसे जुलूस ऑर्गेनाइज करने के लिए धरा जा रहा है। हम इस बहस में नहीं जाते कि करप्शन किसने की और किसने नहीं की, मगर हकीकत ये है कि अब कोई ना कोई तलवार तमाम बड़े और छोटे ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर लटक रही है। इस दौरान JUIFA के लीडर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं हुई तो अक्टूबर में वो इस्लामाबाद पर मिलियन मार्च करेंगे। मगर सवाल ये है कि वो अपोजिशन जो अब कमज़ोर नज़र आ रही है, जिसके ऊपर केसेस बने हुए हैं, कैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ देगी। और जिस तरह के हमारे वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा है कि अगर बाहर कोई बचेगा ही नहीं तो लड़ेगा कौन, यही सवाल हम रखेंगे और इनका जवाब हम तलब करेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और शोला बयान लीडर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब हमें ज्वाइन करने का। तो वजीर दाखिला साहब ने, एजाज शाह साहब ने ये बयान तो जी दे दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर बाहर ही कोई नहीं रहेगा तो फिर एहतजाज कौन करेगा। अब हाल ही में हमने देखा कि स्पीकर कौमी असेंबली ने उनको फोन किया इरफान सदीकी की अरेस्ट के ऊपर और कहा कि पुलिस को कम से कम इस्लाहात करनी चाहिए, उनको हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। तो जो एजाज शाह साहब हैं वो किससे फिर ऑर्डर ले रहे हैं अगर स्पीकर कौमी असेंबली PTI का उनको फोन करके ये इसके ऊपर तंकीद कर रहा है? और आपको मालूम है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी इसके ऊपर तंकीद की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में वो एजाज शाह साहब जो है एक ख़ास उनकी वजह मशहूरी है। अभी भी जो उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया इमरान खान ने, वो इन्हीं कामों के लिए बनाया। वो जो कर रहे हैं कि जी बाहर कोई रहे ही ना, गलियां हो जान सुंजियां तो बिच मिर्ज़ा यार फिरे। ये इन्होंने आते ही जो बयान दिया था ना, वो भी आपको याद होगा, बड़ा ख़राब सा बयान दिया था इन्होंने कि मैं चित्रौल करूँगा। फिर अभी उन्होंने एक गाली दी है एक उसमें अपनी एक तकरीर में, जिसकी वीडियो जो है वो है पूरे उस पर, मतलब बड़ी ऐसी गाली के जो आज तक कभी किसी ने गाली माइक पे नहीं दी होगी जो उन्होंने दे दी है। और मेरा ख्याल है इमरान खान को खुशी हुई होगी। और ये वही मौसूफ हैं जिनके बारे में बेनज़ीर ने जिन 4 आदमियों के बारे में ये कहा था कि अगर मैं कत्ल हुई तो उसके इन 4 आदमी जिम्मेदार होंगे, उनमें ये भी थे। तो अब इस रेपुटेशन के आदमी से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? और फिर यह है कि इमरान खान जैसा मुंतकिमुल मिजाज आदमी
जिसको कोई परवाह नहीं है कि इस मुल्क के अवाम जो है वो चीखो पुकार कर रहे हैं, इस मुल्क की मईशत ख़त्म हो चुकी है, इस मुल्क में बिजनेस नहीं है, इस मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो गई है, इस मुल्क में मगर कतई कलामी माफ सेनेटर साहब, सवाल ये है कि फिर आखिरकार जो हुकूमत के जितने भी लीडरान हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन सब ने इस फैसले के ऊपर तनकीद की और ये जो अरेस्ट हुआ है इरफान सिद्दीकी का, इस पे कहा कि ये सही नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये है कि हम ये कहते रहते हैं कि जी अस्करी क़यादत और खान साहब तो एक ही पेज पे हैं, तो क्या वजीर दाखिला और खान साहब एक ही पेज के ऊपर हैं, वजीर आजम साहब एक ही पेज पर हैं? ये एक पेज पे अगर ना होते तो फिर अब तक उनके खिलाफ एक्शन हो चुका होता ना, तो अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब एक पेज पे ही है, मतलब है कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये तो इनकी पॉलिसी है और इन्हें ये याद ही नहीं होता कि रात को इन्होंने क्या खाया था और कल क्या बयान दिया था, अगले दिन ये बिल्कुल उसके बरक्स दे देते हैं, इन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ये दुनिया के वाहिद लीडर और हुकूमत है। जहाँ तक बात है इरफान सिद्दीकी साहब का, उनके साथ वो इनको काउंटर प्रोडक्टिव हो गया इसलिए वापस लेना पड़ा, वरना वो भी इन्होंने इसीलिए किया था ना कि वो नवाज शरीफ साहब के मुशीर रहे हैं और वो कॉलम भी एक ज़माने में बड़े बोल्ड कॉलम लिखते रहे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और ये परवेज़ मुशर्रफ के इस वक्त 28 लोग कैबिनेट में बैठे हुए हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो सबसे बोल्ड और दलेराना कॉलम थे वो तो इरफान सिद्दीकी साहब लिखा करते थे ना, कोई नया आदमी तो नहीं है ना। तो लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब ने, मगर कुछ लोगों का ये कहना है कि इरफान सिद्दीकी साहब को इसलिए अरेस्ट किया गया कि कुछ और लोगों तक पहुंचना था। मगर जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि उनके बेटे जो हैं, जो मालिक मकान है, वो मुल्क से बाहर हैं और जो सिग्नेचर हुए हैं उस डील के ऊपर जो एक टेनेंट के साथ होती है टेनेंट लॉ के मुताबिक, उसके ऊपर जो सिग्नेचर हैं वो जाली हैं। देखे वो तो उन्होंने बता, देखे मैं बात बताऊं, ये जाली है असली है, हालांकि उन्होंने बता दिया कि उनके बेटे आते जाते रहते हैं और उनके जेन्युइन सिग्नेचर है। सवाल ये है कि ये बहस चोरी का केस है, ये साइकिल चोरी का केस है, ये अकामा है जो नवाज शरीफ पे निकला था, ये 22 किलो हेरोइन है जो राना सनाउल्लाह पे निकली थी, ये वही केस जो है। इरफान सिद्दीकी साहब 78 साल के हैं, ज़रा उनकी रेपुटेशन और लोगों ने ज़्यादा बुरा मनाया, कुछ इनके भी लोगों ने बुरा मनाया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जंजीर अपनी वो जो हथकड़ी के दरमियान में से कलम निकाला हुआ था, तो मुझे ये याद आ रहा था कि मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डिबोली हैं उंगलियां मैंने, और जुबां पे मोहर लगी है तो क्या क्या रखती है हर एक हल्क़े जंजीर में ज़बा मैंने। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये मैसेज लोगों को देना था कि अगर राना सनाउल्लाह पे या खाकान अब्बासी की बात आप कर लें, जो मोहसिन है, जिसने बंद चूल्हों को जलाया, जिसने इस मुल्क की इंडस्ट्री को 24 घंटे गैस दी, जिसने सस्ती तरीन गैस दी, 1 रुपए की करप्शन नहीं है, और वो अगर मतलब करप्ट होता ना तो वो इनसे मामला करता। वो तो कह रहा था कि 12 दिन के बजाय 90 दिन करे। वो मामला तब तमाम जो है सेनेटर साहब वो अदालत जो है उसका फैसला करेगी। मगर अगर हम अब सियासत की बात करें तो जब आप ये सब मानते हैं कि जो वजीर आजम साहब है और अस्करी क़यादत वो एक ही पेज के ऊपर हैं, और मरियम नवाज साहिबा ट्वीट भी करती हैं कि जी आपको तो पता ही नहीं कि मुल्क कौन चला रहा है, तो फिर आपका तोपों का रुख हमेशा वजीर आजम के ऊपर ही क्यों होता है? जब आपको ये समझ आ रहा है कि पूरा निजाम ही आपके खिलाफ है या स्टेट इस वक्त जो है आप समझते हैं कि आपके खिलाफ है, तो फिर तंकीद का निशाना सिर्फ खान साहब और उनकी हुकूमत और पीटीआई क्यों बनती? बात यह है कि मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो उन्हें करने नहीं दिए जाते, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें उन्हें खुली छुट्टी दी, और उनमें से एक काम ये भी है कि नवाज शरीफ से लेके उसके किसी लीडर को ना छोड़ो, उनको इंतकाम का निशाना बनाओ, उनको मतलब के उसके अलावा जो है पीटीआई के जो लोग हैं जिनके बारे में नैब के चेयरमैन ने कहा कि इनके खिलाफ कोई एक्शन किया तो हुकूमत गिर जाएगी, तो उनके खिलाफ कोई ऐसी बात ना करो। तो चीज़ ये है कि हुकूमत में ही सारे बैठे हुए ना लोग जो करप्ट हुए हैं, जो आज भी करप्शन कर रहे हैं, तो पता लगेगा। चलिए, फिर आपका मतलब ये है कि इसके ऊपर शायद वो एक ही पेज के ऊपर है। जाहिर है जिस चीज़ से रोका नहीं जा रहा। मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है,
नवाज शरीफ के खिलाफ तो जो फैसला हुआ था उस जज ने आके कह दिया ना, बात तो फिर खत्म हो जाती है ना। उसके बाद भी अगर कोई हरकत में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है एक ही पेज में, वरना जज को तो आपने सजा इस बात की दे दी कि तुम्हारी वीडियो क्यों आई और तुमने ये क्यों कहा है। वो तो ये मतलब मान रहा कि मैंने कहा है और मेरे से ज्यादती होगी, गलती होगी, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे तनाव था, दबाव था, कुछ लोगों ने मेरे से ये फैसले करवाए, ये भी कहा उसने। तो जब ये सब कुछ कह दिया तो और अब जो अदालतें हैं, ये मामला भी अदालत में गया हुआ है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया हुआ है, तो वहां पे फैसला ये होगा। अगर हम सियासत की अगर बात करें तो जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि अगर ये हुकूमत मुस्ताफी नहीं हुई तो अक्टूबर के अंदर वो इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी तक कोई फैसला किया है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो ये कि आपने उसको हशप कर दिया कि जी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशियल जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आज तक पता लगा आपको कि काजी फायज ईसा के साथ क्या? आज जो बीती है क्या कल भी वही बीतेगी? वही बीतेगी ना। तो जो भी बीतेगी, बहरहाल हम फिर भी इन अदालतों का और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का भी एहतराम करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में अगर कोई जज ये कह दे कि मैंने फलां मुजरिम को, मुलजिम को गलत सजा दी थी, तो वो सजा उसी वक्त खत्म हो जाती है। ये दुनिया की वाहिद मिसाल है। मगर सेनेटर साहब, आफ्टर ऑल आप लोगों का एक पॉलिटिकल जो कहते हैं ना, एक पॉलिटिकल भी तो होगा ना कि आप पॉलिटिकली क्या करना चाह रहे हैं, आपका क्या एंगल होगा। क्या आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े होंगे मिलियन मार्च के दौरान? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब एपीसी हुई थी। देखिए, जहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात है, हम इस वक्त अपोजिशन मुत्तहिद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो सरबराह हैं, JUI के भी है, APC के भी रहनुमाओं में से हैं। और इस वक्त जो रहबर कमेटी है वो अकरम दुर्रानी साहब उसके चीफ हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान जो बातें कर रहे हैं, जाहिर है उनकी नवाज शरीफ साहब से भी बातें हुई हैं, उनकी जरदारी साहब से भी हुई हैं, उनकी बिलावल साहब से भी हुई हैं। तो इन सारों से बातें करने के बाद उन्हें सबका जहन पता है ना। और हम APC का हिस्सा है, APC का हर फैसला जो है ना उसका तो एहतराम किया जाएगा ना। और फिर बात यह है कि मगर कोई हत्ती फैसला हुआ है सेनेटर साहब इस हवाले से? बाकायदा फैसला भी हो जाएगा तो उसके अंदर बाकी तमाम जमातें होंगी। लेकिन जो कुछ ये हुकूमत कर रही है यही करना पड़ेगा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है। इसलिए मगर सेनेटर साहब, कता कलामी माफ, जब APC हुआ था तो उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वाज़ेह पोजीशन सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि मौलाना साहब जो है वो मजहब के नाम पे इश्तियाल अंगेजी करना चाह रहे हैं, मजहब के नाम के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, हम उसके फेवर में नहीं है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने ही कहा था कि हम ये नहीं करेंगे, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पे आमादा थी। देखिए, बात यह है कि ना उन्होंने कोई ऐसी इश्तियाल अंगेजी की है मज़हब के नाम पे, ना मज़हब को उन्होंने कोई इस्तेमाल किया है। जब वो इस्तेमाल करेंगे, मैं तो नहीं समझता वो इस्तेमाल करेंगे, वो प्योर सियासी आदमी हैं। और ये मौलाना फजलुर रहमान की जो आज से 10 साल पहले पॉलिसी थी, 20 साल पहले थी, वही आज है, उनकी पार्टी की भी है। और ये सारी जमातें जितनी हैं, इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को बशमूल इमरान खान के वोट भी दिया हुआ है, वजीर आजम का कौमी असम्बली में परवेज मुशर्रफ के दौर में। तो ये बातें तो सारों को याद हैं। तो ये तो एक मीन मेख निकालना, राई का पहाड़ बनाना है। लेकिन ये एक एहतजाज है, उसका हक तो हासिल है ना, मौलाना फजलुर रहमान को भी हासिल है, APC को भी हासिल है। और फिर बहुत सारी रवायतें इमरान खान ने खुद बनाई हैं। उन रवायतों पे अगर कोई अमल करता है तो उन्हें तो मतलब के वो है ना, हिजर से तंग आने वाले ऐसा क्यों घबराए है, मौत से पहले तुझे क्यों मौत आई जाए है, और तूने तड़ पाया मुझे दुश्मन तुझे तड़ पाए है, मैं तो ये जानू हूं जो जैसा करे है पाए है। तो भाई अब पाने का वक्त आ गया है ना। आप तो चाहते हैं कि सारे लोगों को जेलों में डाल दें, तो अवाम की जो ताकत होती है उससे उसका मुकाबला करना पड़ेगा। सियासी जो आपकी स्ट्रैटेजी है, मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो बाहर एहतजाज हो रहा है, हालांकि लाहौर के अंदर इतना बड़ा आपका एहतजाज नहीं हुआ, ये आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मगर सेनेट के अंदर भी आप लोग जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ ला रहे हैं। अब आप मुझे ये समझाइए कि इसके ऊपर तो एक बहस छिड़ी हुई है
और हुक्मरान जमात ये कह रही है कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अब ये रीत चली है कि पैसे दो और सेनेटर लो। आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि आपका पलड़ा भारी होगा सेनेट इलेक्शंस के दौरान? बिल्कुल सेनेट नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान सिंपल न्यूमेरिकल स्टेटस जो है वो ये है कि लास्ट इलेक्शन जब हुए, जब संजरानी साहब बने थे तो उनको 57 वोट पड़े थे, जिनमें 21 वोट पीपल्स पार्टी के शामिल थे। अब 57 में से 21 निकाले तो 36 रह जाते हैं, और राजा जफरुल हक साहब को 46 पड़े थे, 46 में से 21 मिलाएं तो 67 बन जाते हैं। तो बहुत बात है, 2/3 एक तरफ है, 1/3 एक तरफ है। इसके बावजूद भी अगर हुकूमत कहती है हम जीतेंगे, तो इसका मतलब है कि उनका एटीट्यूड गैर जमहूरी होगा, वो हार्स ट्रेडिंग करेंगे, वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएंगे, वो इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को नुकसान ट्रेडिंग हो रही है। आपको इसके खदशात नजर आ रहे हैं, या आपको नजर आ रहे हैं इस तरह के कोई सिग्नल्स के हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है? देखें, इनसे तवक्को तो मतलब कि हर किस्म की है ना, यानी कि ये हर वो काम करते हैं अपोजिशन के खिलाफ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। किसी ने सोचा था कि राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाली जाएगी या इरफान सिद्दीकी साहब को किराए नामे पे पकड़ा जाएगा? नहीं था ना। तो इनसे आप तवक्को मतलब पूरी, इन पे कोई, यानी कि इन पे एतमाद खत्म हो चुका है। ये यानी कि इस मुल्क के अवाम के लिए नहीं आए, जमहूरियत के लिए नहीं आए, इनका एक बैरूनी एजेंडा है। हॉर्स ट्रेडिंग होगी, अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो जाहिर है कि हुक्मरान जमात जो है वो इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर जीत जाएगी, चूंकि वो हुकूमत में है इस वक्त। मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहां पे आप एक दूसरे को मैसेज करते हैं ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि बाकी सेनेटर्स कहां जा रहे हैं, कि वहां पे एक तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग का मौका ही ना मिले। क्या ये दुरुस्त है कि एक विजिलेंस कमेटी भी आप लोगों ने बना दी है 5-5 सेनेटर्स की, जो एक दूसरे के ऊपर चेक रखती है? नहीं, ये ज्यादातर बातें हमें चेक रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारी पार्टियों में जो सेनेटर बैठे हैं वो कोई मट्टी के मादू नहीं है। वो एक हिस्ट्री रखते हैं और वो कभी भी मतलब कि अपने ज़मीर के खिलाफ वोट नहीं देंगे, उनको कोई खरीद नहीं सकता। ये यानी कि कोई बिकने वाले का ये सौदा नहीं है जो सेनेट में बैठा हुआ है। ये हम 2-3 दफा 62-63 लोग इकट्ठे करके दिखा चुके हैं। कल भी 2 मीटिंगें हैं, इंशाल्लाह एक 11:30 बजे होगी और एक रात को डिनर होगा। उसमें भी आप देखेंगी कि हम वाज़ेह अक्सरियत दिखाएंगे, तो हमें विजिलेंस कमेटियां बनाने की क्या जरूरत है? ये कोई मतलब कोई फोर्स तो नहीं है जिसमें विजिलेंस कमेटियां हम बनाएं। ये तो मतलब के एक डेमोक्रेटिक, तो ये खबर दुरुस्त नहीं है। हाँ, जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? मतलब के मैं कौन होता हूँ किसी पे शक करने वाला? जब वो कह रहे हैं सारे लोग पीपल पार्टी एक तरफ वोट डालेगी। अगर आप चेयरमैन सेनेट को हटा देंगे तो इससे क्या मैसेज जाएगा और अमली सियासत में इसका क्या असर होगा? चेयरमैन सेनेट को हटाने की बुनियादी वजह यह है कि वो सेनेट की जो गालिब तरीन अक्सरियत है, 2/3 मेजॉरिटी, उसका एतमाद खो चुके हैं। जब तक उनका एतमाद था हम उसको चेयरमैन समझते थे, वो अच्छे आदमी हैं। लेकिन यहाँ पे मसला अच्छे और बुरे का तो है ही नहीं ना। यहाँ पे तो यह है कि चेयरमैन वो बनेगा, डिप्टी चेयरमैन वो बनेगा जिसको हाउस ऑफ फेडरेशन की जो अक्सरियत है वो तस्लीम करेगी। 1-1.25 साल तक उन्हें तस्लीम किया है। आज अगर वो सेनेटर तस्लीम नहीं कर रहे तो जाहिर है फिर मतलब उसका आईनी तरीका तो यही है ना कि जिसको तस्लीम किया जाएगा वो बन जाएगा चेयरमैन सेनेट। अच्छा सेनेटर साहब, आप एक पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं। नवंबर के महीने के अंदर एक अहम ओहदे के ऊपर एक तब्दीली आने वाली है। आप समझते हैं कि एक्सटेंशन होगी या तब्दीली होगी? ये मुझे तो नहीं पता, ये तो एक्सटेंशन देने वालों को पता है और एक्सटेंशन लेने वालों को पता है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि ये एक्सटेंशन जो है ना, इसका भी रिवाज जो है वो दुरुस्त नहीं है। इससे कमज़ोरी यानी कि वाज़े होती है इंस्टीट्यूशन की। इंस्टीट्यूशन एक जब आप अपने अदारे को इंस्टीट्यूशन कहते हैं तो फिर उसमें इंडिस्पेंसेबल कोई नहीं होता। और अगर आप एक्सटेंशन लेने शुरू करें तो इसका मतलब यह है कि इंडिस्पेंसेबल है। आपके इंस्टीट्यूशन में इतनी जान नहीं है कि आप किसी दूसरे पे एतबार करने को तैयार नहीं है, या आप किसी बैरूनी कुव्वत के कहने पे इस तरह की हरकतें करते हैं। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर से इस अमेरिका के दौरे में बात हुई हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
कि इसको तो वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए। उनके नीचे जो जर्नल बैठे हुए होंगे वो मैं नहीं समझता कि सलाहियतों के एतबार से कोई काम होंगे। मुझे नहीं पता कि किसने बनना है किसने नहीं बनना है, या एक्सटेंशन मिलनी है या नहीं मिलनी, लेकिन मुझसे आपने ज़ाती राय पूछी है, वो मैंने आपको बता दी है कि ये जो सिलसिला है ना इसको ख़त्म होना चाहिए। सेनेटर साहब, आखिर में आपकी जो जमात है, खासतौर पे मरियम नवाज साहिबा एहतजाज के मूड में तो नजर आ रही हैं, मगर अगर इस तरह अरेस्ट होते रहे, वो सही है गलत उस बहस में हम नहीं जाते, तो फिर आप लोग एहतजाज कैसे करेंगे और एक जो अपोजिशन होती है वो कैसे करेंगे अगर सभी जेल में हो तो, और या किसी ना किसी के ऊपर तलवार लटक रही हो तो? देखिए, दो तरीके चली हैं इस मुल्क में जो अपने मकासद तो उन्होंने हासिल कर लिए थे। एक तहरीक PNA की थी, वो इलेक्शन मांग रहे थे, उन्हें इलेक्शन मिल गए थे, बाद में ज़ियाउल हक ने मार्शल्ला लगा दिया, वो एक अलग कहानी है। इसके अलावा एक और तहरीक जो ख़त्म नबूवत की तहरीक थी जो 1974 में चली थी, मई 1974 में शुरू हुई थी, उसके भी जो अगराज़ व मकासद थे उसके लिए ज़बरदस्त एक तहरीक चली थी। दोनों तहरीकें जब चली थी तो उनकी टोटल लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया था। पहले हल्ले में मैं खुद भी गिरफ्तार हुआ था दोनों में, और ख़त्म नबूवत की सुबह मैं अभी टाइफाइड से उठा था तो 7 बजे सुबह मेरे घर में पुलिस घुस गई। मगर ये तो जमहूरियत है ना जी, ये तो डिक्टेटरशिप नहीं है, ये तो जमहूरियत है। नहीं तो उस वक्त भी जमहूरियत ही थी ना, जबकि मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कौन सी डिक्टेटरशिप की बातें कर रहा हूँ। 74 में तो भुट्टो साहब का दौर था ना, कोई ज़ियाउल हक का तो दौर 77 में शुरू हुआ है ना। तो बात मैं ये बताना, मेरा नुक्ता ये है कि दो तरीके ऐसी चल चुकी हैं। आपका सवाल ये था कि अगर लोगों को जेलों में डालेंगे तो फिर क्या होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दो तरीके ऐसी चली हैं जिसमें इब्तदा ही में सारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन वो दोनों कामयाब हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जेलों में डालने से तहरीकें कमजोर नहीं होती, ताकत पकड़ती हैं। इसलिए कि तहरीक तो कारकुन ने चलानी होती है। कारकुन को जब ये पता हो कि उसके लीडर जो है जेल में हैं तो उनके अंदर ज्यादा तहरीक पैदा होती है, और ये तहरीक ही तो है। और तहरीक में जेल जाना या ना जाना या तकलीफें उठाना या रुकावटें अबूर करना, ये इसका हिस्सा होता है तहरीकों का। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम पंजाब हुकूमत के उस फैसले की बात करते हैं जहां उन्होंने ये कहा है कि अगले साल मार्च में जितनी भी तालीमी निसाब है पंजाब के अंदर वो उर्दू में पढ़ाया जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे और एहतसाब की बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हैं तहरीक-ए इंसाफ के वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम इकबाल साहब। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जो पूछूंगी, जो बहुत बड़ा सवाल आपसे सब करना चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर इतनी FIRs दर्ज हुई हैं ऑपोजिशन के खिलाफ, जिसके अंदर तमाम बड़े ऑपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा साहब हैं और भी बहुत तमाम लीडर हैं, और नून लीग के तो तकरीबन पूरी नून लीग है, खुरम दस्तगीर है, राना मोहम्मद अरशद हैं, जो हैं जावेद मियां जावेद लतीफ साहब हैं, और भी बहुत सारे लीडर हैं। उन सब के ऊपर ये FIR दर्ज हुई है कि उन्होंने 25 जुलाई को जो जलसे हैं, जुलूस हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्यों की। अब आपका जो हमने जलसे जुलूस हैं देखे हैं पिछले हुकूमत में, आप तो इसके हक में थे कि राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, मगर जब आप हुकूमत में आए तो आपने अपनी ऑपोजिशन के ऊपर पर्चे कर दिए रैलीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। वैसे बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका फराहम किया। रिक्वेस्ट ये है कि 25 जुलाई को जो अपोजिशन ने एहतजाज की कॉल दी थी माल रोड के ऊपर, हमारा सिर्फ उतना कंसर्न था कि माल रोड के ऊपर क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से पाबंदी है तो लिहाजा आप वहाँ पर ना करें। हम नासिर बाग में या किसी मुख्तलिफ जगह पर जहाँ आप कहते हैं हम आपको जगह देने के लिए इंतजामात उसके करने के लिए बिल्कुल हाजिर हैं, लेकिन अपोजिशन बज़िद थी कि हमने उधर ही जलसा करना है। चले, ये एक बात होगी। दूसरा ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए एक FIR का अंदराज बिल्कुल किया, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात थी कि फौरी तौर पर एक ऑर्डर जारी किया जिसे हम 16 MPO कहते हैं या दूसरा ऑर्डर कहते हैं, उसको जारी किया उन्होंने।
लेकिन उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ जब मेरी मुलाकात हुई लास्ट वीक में, और दूसरे और भी फेडरल लेवल के और प्रोविंशियल लेवल के जो मिनिस्टर साहबान थे जहां हम बैठे हुए थे, तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि आप किसी से जो एहतजाज का हक है वो नहीं छीन सकते। किसी को एहतजाज अगर करना है तो वो ज़रूर करे। सिर्फ एक कंसर्न था कि अमन व अमान में खलल ना डाली जाए, और अगर मॉल रोड के ऊपर अगर हाई कोर्ट ने एक दिन पहले भी कहा कि यहाँ पर आप एहतजाज नहीं कर सकते, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करें, बाकी उनको इजाज़त दें, आप किसी को नहीं रोकेंगे। कैटेगोरिकली बड़ा क्लियर कट मैसेज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। अच्छा, ये आप बहुत अहम खबर दे रहे हैं कि वजीर आजम ने खुद आपसे ये कहा कि एहतजाज का हक हर किसी का होना चाहिए। तो अब जो नून लीग एहतजाज की तैयारियां कर रही है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, हमने माजी में तो देखा है कि किस तरह जहां वो एहतजाज करने जाते हैं या उनको रैली करने नहीं दी जाती, जिस तरह फैसलाबाद में हुआ, या कि उस मैदान के अंदर पानी छोड़ दिया जाता है। तो मियां साहब, अब क्या होगा? इस ये मैसेज जो आ गया वजीर आजम साहब का, तो अब क्या एहतजाज का हक होगा और इसके लिए जो अपोजिशन है उसको क्या करना होगा? देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखें एहतजाज में और इंतशार में थोड़ा सा फ़र्क हमें करना पड़ेगा। अगर तो कोई अपोजिशन ये चाहती है कि हम ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा दें और हम वहाँ पर कोई धींगा मुश्ती करें, कोई वहाँ पर लड़ाई मार कुटाई का मंजर जाहिर पेश करें, है इसकी इजाजत तो कोई नहीं देता, मगर एहतजाज करने के लिए तो फिर क्या इजाजत होगी? अगर किसी मैदान के ऊपर बिल्कुल वो इजाजत है। और ये जो FIR दर्ज हुई है तमाम नून लीग के कारकुनान के ऊपर और उनके लीडरान के ऊपर, इनका क्या होगा? मैं अर्ज करता हूँ, जो एक डिटेक्शन ऑर्डर जो जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मैंने जिस तरह पहले आपसे रिक्वेस्ट की है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर उसको विड्रॉ कर लिया गया था और उसका एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, क्योंकि डायरेक्शन ये थी कि जो एहतजाज करना चाहता है उसको एहतजाज किया जाए। लेकिन एक बात जो मैं आपसे करने देखें, चलें, ये आपने एक अच्छी बात की कि जो एहतजाज का हक जो है पाकिस्तान में अपोजिशन को भी है, कम अज कम वजीर आजम साहब ने आपको ये कहा था। मगर जो साबिक वजीर कानून है पंजाब के राना सनाउल्लाह साहब, आज उन्होंने अदालत में कुछ और ही कहा है और कुछ और ही इल्जाम पंजाब हुकूमत के ऊपर लगाया है। आइए मैं आपको सुनाती हूँ। मैं जाती तौर पे हर पार्लियामेंटेरियन की इज्जत करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब 3 हफ्ते तक उनको बाकायदा फॉलो किया गया, फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद जब हाथ अल्लाह के फजल से डाला तो बताया गया राना साहब ये आपका सामान है। उन्हें कहा जी मेरा है, ये हम खोल सकते हैं? हाँ जी खोल लें। जब खोला और नीचे से जो चीज निकली, तो आपको उस रब की कसम है कि आप जब अकेले में मिले, आप दिल पर हाथ रखिए, उनके चेहरे को देखे और उनसे पूछे कि आपको अपनी औलाद की कसम कि ये आपका या किसी और का है, उनकी आंखें आपको बता देगी मेरे रब के फजल से। जो शहरयार अफरीदी जो है वो कह रहा था कौमी असम्बली के इजलास में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास वीडियो है जब बरामदगी हुई है राना साहब से, अगर वो वीडियो है तो वो बताएं वीडियो किधर है। मैं कहता हूं कि इनकी जो इनका मुदई है मेजर अजीजुल्लाह, उसकी मेरे साथ गाड़ी में बैठे की तस्वीर दिखा दे, उसे मेरे साथ बात करते की तस्वीर दिखा दे, उसे मेरे साथ जो है वो कोई गुफ्तगू करते की वीडियो दिखा दे, वो मुझसे कोई सवाल कर रहा हो, वो मुझे इतना बता रहा हो कि आपकी गाड़ी से जो है वो ये चीज जो है वो बरामद हुई है। मियां साहब, अमूमन जो मंशियात के केसेस में जिनको भी हिरासत में लिया गया है, माजी में उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, तो शहरयार अफरीदी साहब भी कह चुके हैं, हमने देखा है, जो हमारे साबिक स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं, कि जी वीडियोस जो हैं वो आए, बहुत सारी इस वक्त मौजूद हैं, तो वो मंजर आम के ऊपर क्यों नहीं पंजाब हुकूमत लेके आती? अच्छा, गुजारिश ये है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये ANF ने की है, ये पंजाब गवर्नमेंट ने, पहली एक बात है, ये कार्रवाई नहीं की।
लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उसका जितना भी कोई उसके सबूत हैं या उस तमाम वाक़े की जो कार्रवाई तो है वो ANF के पास, हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। मैं आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आपने पंजाब हुकूमत के हवाले से अभी सवाल किया ना, तो लाजमी बात है मेरे पास तो उस हद तक की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं है जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के पास या ANF के पास हैं। दूसरी बात यह है कि राना साहब ने जो बातें की हैं, अब उनका केस कोर्ट के अंदर है, सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं क्या स्टेटमेंट दे सकता हूँ। अब कोर्ट ने जो फैसला करना है, जो उन्हें रिलीफ मिलना है या उन पे केस बनना है, तो लाजमी बात है वो कोर्ट ही करेगा। मियां साहब फेयर एनफ, मगर एक केस जो है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर नहीं जा रहा, उसकी तहकीकात इस वक्त हो रही है। ये केस है बशीरा बीबी का जो लाहौर में रहती थी और पुलिस के मुबैना तशद्दुद के नतीजे में वो दम तोड़ चुकी हैं। वो भी मैं आपके मंजरे वो हम चाहते हैं कि एक तो ये केस मंजरे आम पे आए और आपके नोटिस के अंदर आए। हम दिखाते हैं आपको कि बशीरा बीबी के साथ क्या हुआ। इमरान खान जब अपोजिशन में थे वो हमेशा इस बात का क्रेडिट लेते थे कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक कर दिया, और अगर पंजाब में हुकूमत मिली तो पंजाब पुलिस में भी इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी। अब मैंने नासिर दुरानी को ये कहा है कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। थाना शादरा चौकी बेगम कोट के एहलकारों ने ASI सरवर की सरबराही में छीमे वाला खूह के इलाके में बिजली चोरी के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस ने बशीरा बीबी के बेटे को हिरासत में ले लिया। बशीरा बीबी के वर्सा ने इल्जाम लगाया है कि बशीरा बीबी के खावन अशरफ पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज था। अशरफ को फौत हुए 1 साल हो गया है। बशीरा बीबी 5 बच्चों की माँ थी। मौके पर मौजूद गवाह नुमान का कहना है कि पुलिस वाले ने क्या असि नहीं सुननी, असि इहनू लेके जाना है। जो हाथी बहन बेचारी मगर भजी है पुत्र नूं जो लैके आए बेचारी कहती रही वास्ते तरले पाती रही, उन्होंने नहीं सुनी, मारिया कुटिया मुड़ के डाले जाइए बेचारी उत्ते चढ़ी उसको चुक के थले सुट दिता, बहुत हो गई बेचारी। वर्सा ने लाश शेखुपुरा रोड बेगम कोट चौक में रखकर टायर जलाकर पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया, लेकिन बाद में पुलिस की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। बशीरा बीबी की बहन रकैया का कहना था हमारे ज़राए ने जब पुलिस से बात की तो उन्होंने इन सारे इल्जामात की तफ्तीश की। मियां असलम साहब, अब ये जो बशीरा बीबी है, एक पुलिस ऑफिसर ने एहलकार ने उनको पेट के अंदर लात मारी जिसके नतीजे में वो दम तोड़ गई। ये बात सही है या नहीं है? हमने आपको बता दिया कि वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। कम से कम इसके ऊपर एक तहकीकात तो होनी चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात है आपकी, आपने ठीक बात की है। तहकीकात भी होनी चाहिए, मुल्ज़िमों को कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाएँगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपके जो रिपोर्टर हैं, आपने थाना गालबन सर्वर रोड की बात की है, जो मुझे क्योंकि वीडियो इस तरह की थी उसमें ज़रा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं मनज़े आपको यकीन दिलाता हूं क्योंकि आपके साथ थाना शादरा मैं इंशाल्लाह अभी आपके प्रोग्राम के बाद IG पंजाब को भी कहूँगा कि वो इस मामले के ऊपर मुझे ब्रीफ करें, सो डैट के जब अगला आपका नेक्स्ट प्रोग्राम हो तो उसके अंदर मैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से तमाम हक़ाइक़ को लेते हुए उस पे ऊपर बात भी कर सकूं, और जो अगर किसी पुलिस वाले ने ज़्यादती किया तो उसका इजाला भी किया जा सके। वो इजाला जब किसी की जान चली जाती है तो इजाला तो कोई इजाला नहीं होता, ना पैसे की शक्ल में उसका इजाला है ना किसी और शक्ल में इजाला है, क्योंकि इंसानी जान चली गई। लेकिन फिर भी क्योंकि माशरे के अंदर जब जो लोग हैं, इनके जो लवाकिन हैं बशीरा बीबी के, वो तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब असलम की फौतगी हो गई थी 1 साल पहले तो उनके बेटे को कौन से कानून के तहत हिरासत में लिया गया, और अगर लिया गया है तो क्या इसके ऊपर तहकीकात नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ जिसको वो कह रहे हैं कि जी मुबैना कत्ल है, क्या इसके ऊपर भी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? तो कम से कम पंजाब हुकूमत इस बात का तो ऐलान करे कि इस मामले के ऊपर तहकीकात होगी। जी मैं कैमरे के सामने बैठकर ऐलान कर रहा हूँ, बिल्कुल इसकी तहकीकात होंगी, क्यों नहीं हुई। एक इंसानी जान गई है और
मेरे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने एक इंसान को मारा उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया है। तो इसमें तो शक की कोई, देखें मैंने किसी पुलिस वाले की, किसी दूसरे की कोई नजायज तरफदारी कोई नहीं करनी, ना हम में से किसी ने करनी है। अगर उसने किया है, जिस मुतलका पुलिस ऑफिसर ने किया उसको भुगतना पड़ेगा और उसको आखिरी हद तक उसको इबरत का निशान बनाएंगे कि उसने किसी इंसान का। मैंने तो आगे आपसे, मैंने तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के बाद मैं आईजी पंजाब से बात करूंगा और उनको तहकीकाती कमेटी के लिए कहूंगा कि तहकीकाती कमेटी बनाएं और इसकी जो रिपोर्ट है वो हमें सबमिट करें, ताकि जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम करें तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है इसकी पोजीशन का। ठीक, प्रोग्राम के बाद हम आपको जो तमाम इसकी तफसील है आपको दे देंगे। नाज़रीन, इधर छोटा सा वक्फा लेना है और वक्फे के बाद एक बहुत अहम खबर है। मियां असलम इकबाल साहब आए हुए हैं तो उनसे जरूर पूछनी चाहिए कि पंजाब की जो तालीमी निज़ाम है उसको कहा गया है और उनको इन्फॉर्म किया गया है कि जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे हिसाब अब उर्दू में पढ़ाया जाएगा, जबकि पहले अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था। ये सब कुछ कैसे तब्दील होगा अगले साल मार्च तक, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हाल ही में पंजाब हुकूमत ने, बल्कि चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ने ये ऐलान किया है कि प्राइमरी स्कूलों में जो जरिया तालीम होगी वो उर्दू होगी और जितना भी निसाब है वो उर्दू में पढ़ाया जाएगा। मगर इसके ऊपर जो एजुकेशनिस्ट हैं वो सरापा एहतजाज हैं और उनको खदशा है कि ये मामला इतनी जल्दी सीधा नहीं हो पाएगा। इसके लिए प्रिपरेशन टाइम की जरूरत थी जो नहीं मिली। क्या कहती हैं समीना रहमान साहिबा जो एक एजुकेशनिस्ट है, आइए उनकी बात सुनते हैं। ये है कि इतनी जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हर काम के लिए एक तैयारी जरूरी होती है और 2 महीने 3 महीने में, चाहे वो पब्लिक स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आप इतना बड़ा चेंज नहीं ला सकते। वैसे तो इंग्लिश मीडियम इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था और मैं उस पॉलिसी को कम क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मैं लैक ऑफ प्रिपरेशन को ज्यादा कर रही हूँ। दूसरा, मैं पर्सनली समझती हूँ कि अगर हम तफरीक खत्म करना चाह रहे हैं या उसको कम करना चाह रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, तो आप पब्लिक सेक्टर के बच्चों को कह रहे हैं कि आप उर्दू मीडियम में पढ़ें और आप प्राइवेट सेक्टर के बच्चों पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगा रहे। तो हमारा तो ख्याल था कि हम कॉमन करिकुलम एंड एलिमिनेटिंग द डिस्टिंक्शंस बिटवीन द प्राइवेट एंड द पब्लिक, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो मुझे तो पहले पॉलिसी ही नहीं समझ में आई। मियां असलम इकबाल साहब, आपने जो एजुकेशनिस्ट है समीना रहमान साहिबा उनकी बात सुन ली, तो एक तो ये सब कुछ कैसे होगा मार्च 2020 में, और दूसरी बात ये है कि इसके लिए कोई प्रिपरेशन टाइम भी तो चाहिए थी और जिस तफरीक को आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो मजीद और बढ़ जाएगी। जी मुझे इसमें मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उनके खदशात अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब मैं वजाहत करूँगा तो शायद वो जो खदशात हैं वो क्लियर हो जाएं। पहली एक बात यह है कि हम पंजाब के अंदर ये करने जा रहे हैं कि क्लास 1 से क्लास 5 तक जो है उसको अपना मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू में करने जा रहे हैं, ताकि हमारा जो बच्चा है वो अपनी मादरी ज़बान के अंदर उन तमाम मामलात को जो है वो समझ सके। एक बात होगी, लेकिन इसमें यह कतन बात नहीं है कि इसके लिए आपकी प्रिपरेशन कितनी की किल्लत है, तो मैं चाह रही थी कि आपकी बात आ जाए सामने। जी मैं अर्ज कर देता हूँ आपसे, मैं अर्ज कर देता हूँ, लेकिन यह कतन बात नहीं है कि उसे जो है वो इंग्लिश 1 क्लास से 5 क्लास तक नहीं पढ़ाई जाएगी, साइड बाय साइड उसको इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी। फिर जो हम इंग्लिश मीडियम में लेकर आ रहे हैं वो छठी